Good morning, good afternoon, good evening. I am Vivek Ranjan Agnihotri and you are most welcome on VRA TV. आपने कभी सोचा है कि सुबह उठ के जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो जो न्यूज़ है उसे लिखने वाले तो आप ही के देश के हैं जर्नलिस्ट्स, पर क्या ये पॉसिबल है कि उनकी सैलरी आपके देश के दुश्मनों के द्वारा दी जाती हो? क्या आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ जो टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपके देश के दुश्मनों के एम्प्लॉयज़ हो? क्या आप सोच सकते हैं कि जो फिल्में आप देखते हैं, जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स आप देखते हैं, ये बनाने वाले तो आप ही के देश के लोग हैं, लेकिन इसकी फाइनेंसिंग और क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये आपके देश के दुश्मन डिक्टेट करते हो। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से चाइना पूरे वर्ल्ड में एक कल्चर वॉर लड़ रहा है और एक के बाद एक कंट्रीज के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, और सबसे ज़्यादा भारत के कल्चर को। तो आइए मैं आपको ये कहानी बताता हूँ। हॉलीवुड के एक बहुत 80s 90s के बहुत बड़े रोमांटिक स्टार थे, जैसे भारत में शाहरुख खान है, उससे भी बहुत बड़े, जिनका नाम है रिचर्ड गियर। रिचर्ड गियर ने प्रिटी वुमेन, एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, रनअवे ब्राइड जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया है, और ऐसा कहा जाता है जैसे राजेश खन्ना को देख के औरतें बेहोश हो जाती थीं, रिचर्ड गियर के ऊपर भी दुनिया की कई सारी औरतें जो थीं उनकी दीवानी थीं और उन्हें देख के बेहोश हो जाती थीं। सच वॉज हिज पॉपुलैरिटी। देन ही कमिटेड अ क्राइम। उनसे एक गुनाह हो गया। 1993 के ऑस्कर अवार्ड्स में रिचर्ड गियर ने चाइना में जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके अगेंस्ट और तिब्बत की फ्रीडम की बात कर दी। I had a thought about something actually before I came in. I want to share it with you. It's going to be short, but I was really struck by this idea that there were 1 billion people watching this thing. It's astonishing. 1 billion people watching. And I was curious about what countries this was actually going to. And it is in fact being seen in China right now. And the first thought that came to me was, I wonder if Deng Xiaoping is actually watching this right now with his children and his grandchildren, and with the knowledge that what a horrendous human rights situation there is in China, not only towards their own people, but to Tibet as well. And I was wondering if this kind of, if something miraculous and really kind of movie-like could happen here, where we could all kind of send love and truth and kind of sanity to Deng Xiaoping right now in Beijing, that he will take his troops and take the Chinese away from Tibet and allow these people to live as free, independent people again. So, thought, we send this thought out. बस फिर क्या था? सबसे पहले एकेडमी अवार्ड्स ने उनको बैन कर दिया। उसके बाद उनको फिल्में मिलनी बंद हो गई और धीरे धीरे रिचर्ड गियर का करियर हॉलीवुड ने ही खत्म कर दिया। पर क्यों? क्योंकि हॉलीवुड को जो कंट्रोल करते हैं वो हैं चाइनीज। रिचर्ड गियर ने, ही सेड, there are definitely movies that I can't be in because the Chinese will say not with him. I recently had an episode where someone said that they could not finance a film with me because it would upset the Chinese. और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपरस्टार बोल रहे हैं, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दिए हॉलीवुड को। और ये पढ़ने के बाद मुझे अपना खुद का एग्जाम्पल समझ में आया। मैंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। उस फिल्म की थीम ये थी कि किस तरह से भारत में पिछले 50 साल से
चाइना एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है नक्सलिज्म के नाम से, जिसको अब माओइज्म के नाम से माना जाता है, और ये पूरा का पूरा माओइस्ट आइडियोलॉजी से कंट्रोल्ड है, और इसका मकसद है भारत को हर समय एनार्की में रखना और धीरे धीरे आर्म्ड रेवोल्यूशन से भारत से डेमोक्रेसी को हटाना। और इसलिए ये लोग भारत में भारत के स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय करके, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, एनजीओज, मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स का एक नेक्सस बना के भारत के स्टूडेंट्स को यूज करके भारत के ही खिलाफ एक वॉर लड़ रहे हैं। और फिल्म की थीम थी कि एक यंग लड़का है जो कि बी स्कूल का है, और वो कहता है, इसका पर्दाफाश करता है और कहता है कि नए भारत के निर्माण के लिए बीच में से मिडिल मैन को निकालना आवश्यक है। जब वो फिल्म मैंने बनाई तो पूरा का पूरा बॉलीवुड मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स, स्टूडियोज। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये किसी कारण होगा, कुछ प्रोफेशनल कारण होगा। लेकिन जब ये फिल्म मैंने भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज में दिखाने की कोशिश की, जैसे जेएनयू और जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो दोनों की दोनों पूरी तरह से माओइस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, ये 100% यहाँ के प्रोफेसर्स माओइज्म पे बिलीव करते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स करते हैं। तो इन स्टूडेंट्स ने मेरे ऊपर अटैक किया, असॉल्ट किया, मेरा कंधा तोड़ा, मेरी गाड़ी तोड़ी, रॉड्स लेके आए, मेरी फिल्म की स्क्रीन फाड़ दी। क्यों? वो तो भारत के स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस किसी और चीज पे हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लेके हो सकते हैं, लेकिन भारत में माओ हु किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल, वो हमारी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स उस पर बिलीव करते हैं, और एक व्यक्ति जो कि राष्ट्र के हित की बात करने की फिल्म बनाता है, उसकी फिल्म को दिखाने नहीं देना चाहते हैं। मैं आपको एक तीसरा एग्जाम्पल बताता हूं। आपने एक बड़ी फेमस ग्रेविटी फिल्म देखी होगी। इट्स अ वन ऑफ द क्लासिक्स। इट गॉट मेनी ऑस्कर अवार्ड्स ऑल्सो। आपने देखा होगा ग्रेविटी फिल्म में सैंड्रा बुलक जब वो फंस जाती हैं, शी हैज टू सर्वाइव, व्हाट डज शी फाइंड? शी फाइंड्स अ चाइनीज स्पेस स्टेशन। सोचिए क्यों। मैं और एक आपको एग्जांपल बताता हूं। एक फिल्म है जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज में ओरिजिनल फिल्म में, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में जो बनने जा रही थी, शूट होने जा रही थी, उसमें एक मेन कैरेक्टर वाज अ तिब्बतन कैरेक्टर। लेकिन लास्ट मिनट पे उस कैरेक्टर को चेंज किया गया एंड ही बिकेम अ सेल्टिक कैरेक्टर। और ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं। आप सबसे आसान है, गूगल पे जाइए और सिर्फ ये टाइप करिए चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑन हॉलीवुड मूवीज, आपको लिस्ट मिल जाएगी, फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स, सम ऑफ योर बेस्ट मोस्ट फेवरेट फिल्म्स एंड सम ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स। उनकी थीम में कहीं ना कहीं चाइनीज आइडियोलॉजी, चाइनीज इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। नो वंडर रिचर्ड गियर्स एंटायर एक्टिंग करियर वॉज destroyed because he spoke against China. चाइना 3 चीजों से डरता है, तियानमेन, तिब्बत एंड ताइवान। और जैसे कि ये तीनों चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, इस बात का प्रोपेगेंडा और काउंटर प्रोपेगेंडा के लिए चाइना यूजेस मूवीज, लिटरेचर, मीडिया एंड एजुकेशन सिस्टम। आज चाइना ने हॉलीवुड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड को भी अपने कंट्रोल में किया। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। फॉर एग्जांपल, एक चाइनीज कंपनी है डेलियन वोंडा। डेलियन वोंडा ने $1 बिलियन दे के दे एक्वायर्ड गोल्डन ग्लोब्स, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स एंड न्यू ईयर रॉकिन ईव। आप जरा एक रिसर्च करके देखिए कि भारत में जो फिल्म अवार्ड्स होते हैं और जो म्यूजिक अवार्ड्स होते हैं, उनको स्पॉन्सर करने वाली कितनी चाइनीज कंपनीज हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वहां पे भारत के अगेंस्ट जोक्स क्यों किए जाते हैं। डेलियन वोंडा also paid $3.8 billion, which is almost 30% of the revenue of Hollywood, to AMC Entertainment, जो कि थिएटर चेन चलाते हैं, मल्टीप्लेक्स चेन चलाते हैं। And that's how Dalian Wanda became the world's largest film exhibition chain. Dalian Wanda also paid $1.2 million
to acquire Carmike Cinemas, and with this deal, they became the largest exhibitors in the world. Dalian Wanda also paid $3.5 billion for the Jurassic World Production Company. एक कंपनी है जिसका नाम है एन्यूई जिंके न्यू मटेरियल्स, जो कि एक कॉपर प्रोसेसिंग कंपनी है, सोचिए आप. एंड दैट बॉट 80% स्टेक इन वोल्टेज पेरेंट मिडनाइट एंटरटेनमेंट फॉर $351 million. और ये वोल्टेज इज द प्रोडक्शन कंपनी जिसने हर्ट लॉकर जैसी ऑस्कर विनिंग फिल्म्स बनाई हैं. Dalian Wanda Group paid $650 million last year for the company that organizes the Ironman triathlon races. और सिर्फ यही नहीं, TGP एंड फोसुन, ये चाइनीज कंपनीज, दे एक्वायर्ड सर्के दे सोलेil, जो कि लास वेगस का सबसे बड़ा शो है, सर्कस जिसको बोलते हैं. मैंने देखा है, अमेजिंग शो, फॉर $1.5 billion. एक तरह से देखा जाए तो हॉलीवुड की जो पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो पूरे वर्ल्ड में एक तरह का सॉफ्ट पावर है, वो आज पूरी तरह से चाइनीज कंट्रोल में है. आप शायद खुश हो रहे हो, चलिए हम तो बच गए, पर ऐसा नहीं है. मैं आपको बताता हूं, इरोस इंटरनेशनल, जो कि एक भारतीय कंपनी है, और आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई हैं भारत की. सम ऑफ द बिगेस्ट ऑफ द फिल्म्स दे हैव मेड. दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद चाइनीज कंपनीज, Huaxia Film Distribution Company and Peacock Mountain Culture and Media to co-produce bilingual films. और उनके CEO ने on record he has said, we are working to promote bilingual films and our team of writers has already met its Chinese counterpart and creating scripts in line with the ethos of China. इसका क्या मतलब है आप खुद लगाइए. चाइना का इथॉस मतलब चाइना के कल्चर को जो सूट करता हो, उसके हिसाब से फिल्म की स्क्रिप्ट्स लिखी जाएंगी. ये एक भारतीय कंपनी ने कहा. टैंग मीडिया पार्टनर्स, जिसके ऑफिसेस शंघाई और लॉस एंजलिस में भी हैं, दे एक्वायर्ड द कंट्रोल ऑफ स्टुअर्ट फोर्ड्स फिल्म फाइनेंस फ्रॉम इंडियन कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस. अनिल अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है, जो फिल्म प्रोडक्शन में है, उनसे जून 2016 को. और उसके बाद इन लोगों ने लगभग 30 फिल्में बनाई हैं, जिसमें मेल गिब्सन की हैक्सॉ रिज भी है. और ये होता कैसे है? चाइना में इट्स इमर्जिंग वेरी बिग मार्केट, और शायद एक आध साल के अंदर जो हॉलीवुड का मार्केट है 11 बिलियन का, उसको ये क्रॉस कर जाएगा. इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट एट $10.8 billion. और ये कोटा सिस्टम से फिल्म रिलीज करते हैं. मेरे ख्याल से 34 फिल्म्स की परमिशन थी, जो बढ़ के अब 39 हो गई है. और भारत को 2 फिल्मों की परमिशन थी, जो बढ़ के अब 5 हो गई है. लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जो फिल्में हैं वो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सेंसरशिप अप्रूव करेगी. और उसकी पहली कंडीशन है कि चाइना टू शो चाइना इन पॉजिटिव लाइट, और वो एक तरह से चाइना को सूट करना चाहिए. अगर आपका विलन जो है, आपका विलन चाइनीज है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर किसी भी तरह से वो चाइना का ज़रा सा भी बुराई करता है, या कम्युनिज्म की या माओइज्म की, तो आप नहीं कर सकते. दूसरी तरफ फॉरेन में जाके इनने सारी की सारी कंपनीज को एक्वायर कर लिया है, और इट्स वेरी इजी फॉर देम टू ऑलवेज मेक मूवीज एंड सॉफ्टवेयर जो कि वहाँ के लोकल कल्चर पे डाउट क्रिएट करता हो. क्या यही कारण है कि आज भारत, जिसमें मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन एंड वेब सीरीज प्रोडक्शन इज डन बाय हॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनीज लाइक फॉक्स एंड वायकॉम, यूनिवर्सल एंड डिज्नी, जो कि चाइनीज कंपनी की फाइनेंस से चलती हैं, क्या यही कारण है कि ये लोग लगातार इस तरह की फिल्में और वेब सीरीज बनाते हैं, जिसको लेके आम भारतीय का ये मानना है कि हमारे कल्चर को एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग तरीके से दिखाते हैं, और दूसरा हमारे ही कल्चर के ऊपर डाउट क्रिएट करते हैं. और जो मिलेनियल्स हैं, जो नई जनरेशन है, धीरे धीरे इन फिल्मों और वेब सीरीज़ के कारण भारतीय कल्चर्स को डाउट करते करते उससे दूर होती जा रही है. तो ये एकदम सही बात है. दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसा सवाल खड़ा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जिसके बारे में आप स्वयं सोचें.
ऐसा नहीं है कि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसके स्टार्स और डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स जो हैं, वो कभी पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं रहे। सुनील दत्त, देवानंद, किशोर कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, हेमा मालिनी, हमारी पूरी एक लिस्ट है, राज कपूर, ये सब लोग देश में कभी ना कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे, लेकिन इनमें से किसी ने कभी भी देश के खिलाफ और देश के दुश्मनों के साथ काम नहीं किया। पर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से जब भी माओइस्ट लोग, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे इंडिया गेट हो, जब माओइस्ट लोग कोई कैंपेन चलाते हैं भारत के खिलाफ, और ये माओइस्ट लोग जो हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे लीडर्स हों, ये पूरी तरह से चाइनीज फंडेड पार्टीज हैं, तो बॉलीवुड के कई सारे स्टार्स और फिल्म मेकर्स उनके साथ खड़े हुए पाए जाते हैं। कई लोग तो उनके लिए छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स भी बनाते हैं और उनके बिहाफ पे आर्टिकल्स भी लिखते हैं। आपने नोटिस किया होगा बीच में जब माओइस्ट लोग एक भारत के खिलाफ और भारत के टुकड़े होने की कैंपेन चला रहे थे, तो कई सारे बॉलीवुड के, बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के और कई जगह के लोगों ने तो एक लेटर तक साइन कर दिया था उन लोगों के सपोर्ट में। क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या ये अनजान लोग हैं? क्या जो मैं जानता हूं ये नहीं जानते हैं? इसके बारे में सोचिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं चाइना हॉलीवुड की तरह से बॉलीवुड में प्रवेश कर गया हो, और उसके सामने जब विवेक अग्निहोत्री तरह का कोई रिचर्ड गियर जैसा आदमी खड़े होकर आपत्ति उठाता है तो उसका बहिष्कार किया जाता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा बीच में एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार जाके जेएनयू में, जब एंटी सीए कैंपेन चल रही थी जिसमें चाइना का पूरी तरह से इंटरेस्ट था जेएनयू में, तो वहां जाके खड़ी हो गई थी। क्या कारण है? एक और रिसर्च करिए और आपको पता चलेगा कि भारत के जो टॉप स्टार्स हैं वो लोग किसी ना किसी चाइनीज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इसी कारण वो मजबूर हैं चाइना के पक्ष में और भारत के विरोध में एक इंटेलेक्चुअल, आइडियोलॉजिकल, सेलिब्रिटी सपोर्ट क्रिएट करने के लिए? इस पे भारत सरकार को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ये मांग करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि एक वेल स्टैब्लिश थ्योरी ये है, स्ट्रेटजी ये है, अगर आप एक राष्ट्र के कल्चर को तोड़ दें, उसमें दरारें डाल दें, तो धीरे धीरे आप उस पर पॉलिटिकल आधिपत्य जमा सकते हैं। और ये मूवीज को यूज करके, मीडिया को यूज करके, नई टेक्नोलॉजी को यूज करके, और सबसे खतरनाक बात है एजुकेशन सिस्टम को यूज करके चाइना आज ये भारत में कर रहा है, जिसके बारे में मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगा। सन 2003 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिसको मीडिया वॉरफेयर का नाम दिया था। आखिर ये मीडिया वॉरफेयर चाइना क्यों लड़ रहा है? पहले मैं आपको ये समझना आवश्यक है, जो ये मॉडर्न ज़माने में, डिजिटल एज में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का एक ही पर्पज़ है, आप से डेटा लेना और आपको डेटा देना। और इस तरह से ये जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, चाहे वो डिजिटल फ़ोन्स हों, चाहे एप्लीकेशंस हों, चाहे बैंकिंग हो, चाहे पेटीएम्स हों, कुछ भी हो, अंततः ये यही काम करती हैं। और इस टेक्नोलॉजी को जो कंट्रोल करेगा, और साथ में ही 4G की, 5G की टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, मोबाइल कम्युनिकेशन, इसको जो भी कंट्रोल करेगा वो मीडिया वॉरफेयर बड़ी आसानी से लड़ सकता है। आप ये देखिए कि भारत की जो आज टॉप IT टेक कंपनीज हैं, इनमें 100% FDI चाइना का है। फॉर एग्जाम्पल Xiaomi, ओप्पो, वीवो एंड हुआवे, ये पूरी तरह से चाइनीज़ कंट्रोल कंपनीज हैं। उसके अलावा जो 1 बिलियन के ऊपर की स्टार्टअप्स होती हैं, यूनिकॉर्न्स, मोस्ट ऑफ देम हैव चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स। बिग बास्केट, जोमैटो, डिलीवरी, बीजूज, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, इवन पेटीएम, पॉलिसी बाजार एंड स्विगी। और आप देखिए जो लार्जेस्ट ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन की जो कंपनी है, पेटीएम एंड पेटीएम मॉल, इनमें भी अलीबाबा ग्रुप का $550 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है।
तो ये जो कंपनीज हैं जिसके थ्रू ये मीडिया वॉरफेयर लड़ता है चाइना, इनके फेवर में पॉलिसी हो, इनके अगेंस्ट लोग बोले नहीं और चुपचाप ये कंपनीज जो है डेटा स्टील करने का काम करती रहें और चाइना के फेवर का डेटा हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस करती रहें, इसके लिए इनको बड़े पैमाने पे ये लड़ाई लड़नी पड़ती है। और आज अमेरिका के बाद अगर कोई कंट्री सबसे ज़्यादा बड़ी इसकी विक्टिम है तो वो है भारत। आपको क्या लगता है जो टिकटॉक है ये क्या सिर्फ एक ऐप है वीडियो बनाने की? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप तुरंत 5G वॉर किसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़िए। अगर आपको लगता है ये पबजी वगैरह जो गेम्स हैं ये सिर्फ एक गेम है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। एक्चुअली ये एक तरह की मिसाइल्स हैं जो आपके देश, आपकी सभ्यता और आपके सिविलाइजेशन के अगेंस्ट लड़ी जा रही है। दोस्तों, चाइना ने अभी कुछ वक्त पहले जो हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रही हैं उसमें एक व्यक्ति की फोटो डाल के चाइना की जो सेंट्रलाइज्ड जो कंपनीज हैं मीडिया की, उन्होंने उसको बताया कि किस तरह से एक फॉरेन कमांडर जो है उनको लीड कर रहा है, जबकि ये पूरी तरह से बोगस और झूठ रिपोर्ट थी। एक्चुअली वो जो फोटो उन्होंने डाली थी वो फोटो थी न्यूयॉर्क टाइम्स के एक जर्नलिस्ट जिनका नाम है केविन रोश। इसी तरह से चाइना का जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है सीसीटीवी और चाइना डेली, इन्होंने एक हांगकांग की प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए एक पोएम चलाई काफ़ी दिनों तक। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। बाद में पता चला कि ये जो पोएम थी हांगकांगर्स आर यू गोइंग टू रिमेन साइलेंट, ये एक नाजी पोएम थी जिसको कि झूठ मूठ चेंज करके ऑल्टर करके अपने नाम से चलाया गया। तो चाइना की आज जो पूरी पॉलिसी है वो है लाइज लाइज एंड लाइज। और ये बड़े अफसोस की बात है कि आज आपको सच जानने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पर झूठ जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। भारत में आज व्हाट्सएप के थ्रू जो फेक न्यूज़ चलती है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी सोशल मीडिया में जो फेक न्यूज़ चलती हैं, एक्चुअली एक रिसर्च के अनुसार लगभग 60 से 70% ये फेक न्यूज़ जो हैं ये चाइना के एजेंट्स जो कि भारत में ही हैं और भी कई कंट्रीज़ में हैं, वो लोग बनाते हैं। मैं आपको अपना खुद का एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। कुछ वक्त पहले जब गलवान वैली से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ, जब हमारे 20 लोगों को मार डाला सोल्जर्स को, तब अचानक मैंने देखा कि मेरे जो ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ख़ास तौर पे ट्विटर, सडनली मुझे चाइना के जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं वो फॉलो करने लगे। मुझे चाइना की वेरीफाइड ब्लू टिक वाली गवर्नमेंट एजेंसीज फॉलो करने लगी, और तो और मुझे चाइना के जर्नलिस्ट लोग फॉलो करने लगे। तब मुझे शक हुआ और मैंने इस पर रिसर्च किया और मैंने देखा कि आज जो भी व्यक्ति चाइना के बारे में अच्छा बोलता है या बुरा लिखता है सोशल मीडिया में, उसको ये एजेंसीज घेर लेती हैं और कई बार तो उनके अकाउंट्स हैक भी करती हैं। आज चाइना ने सारी दुनिया में, खास तौर में भारत में, फेक न्यूज़ चलाने का बीड़ा उठा रखा है। दूसरा इनका जो आर्म है जिससे ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 5th जनरेशन वॉर, वो है एजुकेशन सिस्टम, जिसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। चाइना का जो सबसे डेंजरस पार्ट है वो है पेनिट्रेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ऑस्ट्रेलिया ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च टू चेक whether the agreements between universities and the institute have broken anti-foreign interference laws। इसका क्या मतलब है? अभी कुछ दिन पहले यूके में भी, यूएसए में भी यही हुआ। चाइना एक चेन ऑफ इंस्टीट्यूट चलाता है जिसका नाम है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स। कन्फ्यूशियस वहाँ के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनके नाम से ये इंस्टीट्यूट चेन चलती है। और इसका सिस्टम ऐसे है कि अगर आपके देश में कोई यूनिवर्सिटी है, उसके साथ एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है और उसके बैकग्राउंड में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, पर एक्चुअली इन रियलिटी इसको चलाती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और इसकी जो एक्सटेंडेड आर्म है उसका नाम है हानबान। और इसका एक ही मकसद है
जो किसी तरह से चाइना का प्रोपेगेंडा एजुकेशन के थ्रू करना और फॉरेन कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग को टू यूज इट एज आर्म्स एंड एम्युनिशन फॉर अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। और ये जो कंट्रोवर्शियल एजेंसी है इसमें चाइना की एजुकेशन मिनिस्ट्री, प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री, पॉलिट ब्यूरो, ये सब पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अभी 3-4 दिन पहले भारत सरकार ने भी हमारे यहाँ 54 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के साथ इस्टेब्लिश थी, जिनमें IITs, BHU, JNU, NITs, वेलोर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ चाइनीज लैंग्वेज कोलकाता, भारतियार यूनिवर्सिटी इन कोयम्बटूर, KR मंगलम यूनिवर्सिटी इन गुड़गांव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दीज आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई है टू चेक हाउ दे आर इन्फिल्ट्रेटिंग आवर एजुकेशन सिस्टम टू पॉइजन द माइंड्स ऑफ आवर ओन चिल्ड्रन। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये सब अभी शुरू हुआ है कुछ साल पहले, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। एक्चुअली ये सिलसिला चल रहा है सन 1960 से। भारत 1962 में जो इंडो चाइना वॉर बहुत शर्मजनक तरीके से हारा था, उसके पीछे चाइना की एक बहुत गहरी खतरनाक स्ट्रेटजी थी। मेरी एक बुक है जो एंड अगस्त में आ रही है, इसका नाम है हु किल्ड शास्त्री। एक्चुअली इस किताब में मैंने पूरा रिसर्च किया है हाउ चाइना इन्फिल्ट्रेटेड इंडिया एंड हाउ वी लॉस्ट द चाइना वॉर, और ये इमरजेंसी आने तक किस तरह से भारत को हराने का काम इन्होंने सॉफ्ट पावर जो कि एजुकेशन और मीडिया है इसके थ्रू यूज़ किया है। ये किताब अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपोजे होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम 1962 का जो वॉर था वो हारे कैसे। एक नाम आपको बताऊँगा, शायद आपने सुना ना हो, जयपाल सिंह। ये ब्रिटिश लोगों के वक्त इंडियन आर्मी में था और एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन आर्मी के अंदर चलाता था। और भारत के आज़ाद हो जाने के बाद 1961 मई में इसने फिर से इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिवेट किया, जो कि एक तरह से कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, और इस तरह से कम्युनिस्ट लोग जो हैं इंडियन आर्मी में इन्फिल्ट्रेट हो गए। दोस्तों 1962 में जब हम चाइना से बुरी तरह से हार गए, तब ये पता चला हमारे कई सारे लीडर्स जो थे वो रेडियो सेट्स के थ्रू चाइना के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे और उनका प्रोपेगेंडा, उनकी इन्फॉर्मेशन भारत में फैला रहे थे और भारत को ही हराने का काम कर रहे थे। और ऐसे में 50 लीडर्स जो थे जेल में भी डाले गए। कईयों के घर से तो रेडियो सेट्स मिले, जिसको CIA की भी क्लासिफाइड रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि ऐसे 2 लीडर्स थे जिनके पास से 4 रेडियो सेट्स मिले। आपको बहुत आश्चर्य होगा जान के कि इनमें से जो 2 नाम थे वो थे ज्योति बासु और हरजीत सिंह सुरजीत। और ज्योति बासु ने तो सबसे लंबे टेन्योर तक चीफ मिनिस्टर रहे वेस्ट बंगाल के, और वो वेस्ट बंगाल, वो कलकत्ता जो भारत का सबसे रईस शहर था, इट वॉज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया, बॉम्बे भी नहीं। इसलिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं थी रूल करने। आपने देखा धीरे 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 किस तरह से वेस्ट बंगाल भारत का सबसे गरीब प्रदेश बन गया। और सिर्फ यही नहीं, वहीं से नक्सल मूवमेंट चालू हुआ, जो कि चाइनीज प्रॉक्सी वॉर था इंडिया में। CIA की एक क्लासिफाइड रिपोर्ट है, उसके कुछ ऐसे तो बहुत लंबी रिपोर्ट है, उसके लिए आप मेरी बुक पढ़िए हु किल्ड शास्त्री, लेकिन मैं आपको कुछ सेलिएंट पॉइंट्स बताऊंगा। इस रिपोर्ट का नाम है हाउ इंडियन कम्युनिस्ट कमिटेड एक्ट्स ऑफ ट्रीजन अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। इसके कई सारे सेक्शंस हैं, सिनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट सेक्शन 50, 59, 59, 61, 61, 62, पर मैं आपको कुछ 2-4 पॉइंट्स बताऊंगा जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे किस तरह से हमारे ही लोग हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। HK सुरजीत, हरकिशन सिंह सुरजीत, influenced by Russia to set up an underground organization in India. CPI did proceed to recruit a secret organization within the Indian Army. China insisted that CPI must develop a standby apparatus capable of armed
रेजिस्टेंट जो मैं चिल्ला चिल्ला के हमेशा बोलता हूँ, while intensifying penetration of Indian military forces. 4 powerful radio sets had been installed in the office of the China Review in Kolkata to listen to broadcasts from Peking. तब Peking बोलते थे, अभी बीजिंग है उसका नाम. Chinese financial subsidies sanctioned to the CPI, which is Indian Communist Party, particularly the left faction strongholds in West Bengal. A letter was found asking for collaboration in Indian underground organization work aimed at an eventual revolution because of the China's border dispute, so that China could provide arms and supplies to Indian counterparts, मतलब Indian communist people. और ये चाइनीज रिपोर्ट, ये CIA की रिपोर्ट में भी लिखा है that Jaipal Singh, head of the illegal organization within the Indian army, formed the communist illegal division to gain the control of army. इसके बाद CIA की रिपोर्ट लिस्ट करती है नेहरू's failures. How Nehru failed? It says China's short-term policy was not to alert Nehru on the wide gap between Chinese and Indian claims on the border, and hence they lied about Chinese maps. And Nehru's intelligence could never find it out. Chinese leaders recognized that India neither by temperament nor by capability was a military threat, because Nehru was a pacifist. China's strategy was to use diplomatic channels to cut out the Indian press, public and parliament. It was a 5-year masterpiece of cheating. It played on Nehru's Asian anti-imperialist mental attitude, his proclivity to temporize and his sincerity for peace with China. Had it, ये CIA की रिपोर्ट है, it says, had it not been Nehru but a more military-minded man who was Prime Minister in October 1959, a priority program to prepare India to eventually fight and win the war with China would have been possible. In February 1959, Ajoy Ghosh, in his report to the Central Executive Committee that China-Russia insisted that the CPI must develop a standby apparatus capable of armed resistance while intensifying penetration of Indian military forces. From 6 to 8 August 1959, hard leftists urged a revival of CPI's illegal apparatus to be run from party secretariat. I can go on and on and on and on. ये लिस्ट इतनी लंबी है, अगर आप इसको सुनेंगे तो हिल जाएंगे. But last but not the least, China used its counterparts in India, मतलब ये सब लोग, and all the apparatus and secret organizations to build a narrative against the Jansangh BJP RS, BJP मैं बोल रहा हूँ, पर Jansangh RSS, while letting Congress off the hook, in fact even working with them. और यही कारण है, आप देखिए आज RSS और BJP, Jansangh or any Hindu organization which actually is working for in the interest of the country are constantly being criticized, या उनके बारे में गलत प्रोपेगेंडा मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा दिया जाता है. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से इंडियन मीडिया को चाइनीज अपने कल्चर वॉर के लिए लगातार यूज कर रहा है. दोस्तों, अफ्रीका में रुवांडा के जो प्रेसिडेंट हैं पॉल कैगमे, और ये अफ्रीका के सबसे रिस्पेक्टेड लीडर्स में से एक हैं, इन्होंने चंद दिन पहले 18 चाइनीज लोगों को देश से निकाला, और उनका एक स्टेटमेंट है जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ था. एंड ही सेड, यू कांट ईट फ्रॉम अफ्रीका एंड डिसरिस्पेक्ट अस. अगर आप जाके थोड़ा रिसर्च करें तो आप देखेंगे लगभग दुनिया के हर देश में आज कुछ जर्नलिस्ट जो कि उन्हीं के देश के हैं या चाइना के हैं, उनको एक एक करके वहाँ की कंट्रीज पकड़ रही हैं या उन पे शक का जो रडार है वो लगा रखा है. जब वुहान से निकले कोरोना की बात इस दुनिया में चालू हुई तो चाइना ने उसको दबाने के लिए तरह तरह के यत्न किए, और इसमें मीडिया काफ़ी फ्रेंडली था. आप भारत में देखिए, लद्दाख रीजन में अभी जब गलवान वैली में चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हुई तो आपने जगह जगह पढ़ा होगा कि भारत के 20 जवानों को मार डाला गया. क्या कारण है कि भारत के जर्नलिस्ट जो कि बात बात पे शर्लॉक होम्स बन जाते हैं, जो बात बात में मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने लगते हैं, जो लोग बाल की खाल निकालने में एक्सपर्ट हैं,
जो भारत के ही एक्शंस को क्वेश्चन करते रहते हैं। आज तक किसी भी भारत के एक भी मीडिया आर्म ने हमको ये नहीं बताया कि उसमें चाइना के कितने लोग मरे या कितने घायल हुए। क्या कारण है? दूसरी बात, गलवान वैली का जब ये चालू हुआ तो आपने देखा होगा किस तरह से टीवी न्यूज़ में, ऑपेड्स में, जगह जगह लोग चाइना के फेवर में बात कर रहे थे और भारत को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे। भारत की आर्मी को, भारत की गवर्नमेंट के, वो भारत के लोगों को दिन रात मीडिया में क्वेश्चन किया गया और हमारी कैपेबिलिटी पे डाउट क्रिएट किया गया। क्या कारण है? जब हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले राफेल विमान आए तो मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन, जो लोग अपने को एमिनेंट जर्नलिस्ट बोलते हैं और हर समय लिटरेरी फेस्टिवल्स और इंटेलेक्चुअल फेस्टिवल्स में मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें कुछ लोग तो एडिटर गिल्ड के भी मेंबर हैं, इन लोगों ने उसको राफेल का एडिटोरियली मजाक बनाया। क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग किसी और के पेरोल पे हैं? ये रिपोर्ट देखिए, और ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट एक रिस्पेक्टेड मीडिया कंपनी की है जिसको चलाते हैं एडिटर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट। देखिए, Imagine you're reading a newspaper sitting in Delhi, Manila, or Nairobi, and you see a report written by a journalist from India, from Kenya, or from the Philippines, from Beijing. What you wouldn't know is that these journalists from these three countries are staying in Beijing not for their organizations, but on a very little known of Chinese program. Where China has, over the past 3 years, spent hundreds of thousands of dollars on more than 100 foreign journalists. They're given a red carpet treatment in Beijing, given a salary by the Chinese government, an apartment in one of the most plush residences in Beijing, and what other foreign journalists in China are usually denied, access to Chinese government officials and ministries. This is part of an unprecedented effort by China to do what President Xi Jinping calls telling China's story better to the world. This coincides with billions of dollars spent on revamping China's state broadcaster, which is now called China Global Television Network, which has 2 new offices in New York and in Africa as well. But for India, this raises questions. Journalists from Indian organizations are being hosted in Beijing for almost a year and writing for their news media without declaring that they're actually present as guests of the Chinese government. The Indian government is also closely watching this program, and it raises questions as to whether, with the offer of having journalists staying for free in China, if organizations are perhaps getting into conflicts of interest. तो आपको आश्चर्य हुआ होगा ये देख के कि 100 से भी ज़्यादा भारतीय जर्नलिस्ट जो हैं, दे आर ईदर ब्राइब्ड बाय चाइनीज, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, मतलब उनका पॉलिट ब्यूरो, मतलब उनकी मिलिट्री, मतलब भारत के दुश्मन, या तो उनके पेरोल पे हैं और दे आर ब्राइब्ड। इसके अलावा दूसरी चीज़ है विच इज़ luring them with taking them to casinos, मकाऊ में, और हनी ट्रैपिंग them, और ड्रग्स एंड अल्कोहल। तीसरी चीज़ जो ये यूज़ करते हैं वो है कई लोगों के बच्चों का एजुकेशन। हर आदमी भारत में चाहता है हमारे बच्चों का एजुकेशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में हो, दे स्पॉन्सर इट। और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ भारत सरकार एक बहुत इंटेंस इन्वेस्टिगेशन करे और समझ में आएगा कि कितने सारे भारतीय पॉलिटिकल लीडर्स और भारतीय जर्नलिस्ट लोगों के बच्चे फॉरेन में जो पढ़ते हैं, दे आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, या इसको कहते हैं, इस मैप का नाम अगर रखा जाए बीजिंग्स ग्लोबल मेगाफोन। आप ये देखिए, इसमें हालांकि शायद आप डिटेल में समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इसको आप देखें तो किस तरह से चाइना ने सारी दुनिया में अपना जो ये मीडिया का जो सॉफ्ट पावर की तरह से उसको यूज़ करके कल्चरल वॉर चला रखा है। एक एग्जाम्पल जैसे कि द पब्लिक स्टेशन नॉर्दर्न जर्मन ब्रॉडकास्टिंग, it aired current affairs program which was co-produced with Chinese broadcaster CGTN. चाइना की जो जिनुआ न्यूज़ एजेंसी है, it signed news exchange agreements with media outlets in Italy, Nigeria, Egypt and Vietnam. Chinese TV distribution firm Star Times
It can determine which stations African viewers are able to access, prioritizing Chinese state media. मतलब चाइना के बारे में ही प्रोपेगेंडा होना चाहिए. Nepal State News Agency launched an investigation into 3 journalists who had circulated a news item about the Dalai Lama. थाईलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पेरू हो, कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट्स. फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट्स रन चाइना डेली न्यूज पेपर स्पेंट more than $11 million in the United States in 2019, including an ad interest in mainstream media. ऐसी लिस्ट ही लिस्ट है, ऐसी कोई कंट्री आज वर्ल्ड में नहीं होगी जहाँ पे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ के मीडिया को इन्फ्लुएंस करने का काम नहीं कर रही है. और आज सबसे ज़्यादा भारत में ये अपने मीडिया को इस्तेमाल कर रही है और भारत के ऊपर ही सबसे बड़ा खतरा है. वरना आप ही खुद सोचिए, क्या कारण है कि पूरे विश्व में कहीं पे भी माओ का नामो निशान नहीं है, पर भारत में ऑफिशियली माओइस्ट लोग नेशनल मीडिया में आते हैं, ऑपेड्स लिखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, और तो और जो सबसे खतरनाक बात है, हमारी पॉलिसी मेकिंग में भी इन्वॉल्व हैं, और ये ओपनली अपने को माओवादी बोलते हैं. ओपनली आज जो नक्सल लोग हैं, जो अर्बन नक्सल्स जो जेल में हैं, जो चाइनीज़ मनी से फंडेड हैं पूरी तरह से सबूत के साथ, जो भारत में उपद्रव, एनार्की और प्रोटेस्ट और दंगे करवाते हैं, उन लोगों को खुलेआम भारत के एमिनेंट जर्नलिस्ट्स, सोशल वर्कर, इंटेलेक्चुअल या एक्टिविस्ट कह के बुलाते हैं, और इससे कोई आपत्ति नहीं करता. इसका कारण यह है कि भारत के जो लोग हैं वो भोले लोग हैं, और उनको ये बात कोई बताता ही नहीं है कि आज भारत के अंदर के ही लोगों को भारत के दुश्मन लोग पैसे, लड़कियां, कसिनोज, ड्रग्स, बच्चों के एजुकेशन और तमाम इस तरह की चीज़ों से ल्योर करके भारत के खिलाफ एक तरह से देखा जाए तो आर्म्स एंड एम्युनिशन की तरह यूज़ कर रहे हैं. और शायद यही कारण है पिछले 70 साल में इतने टैलेंटेड यूथ होने के बावजूद भारत कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और ग्रोथ के रास्ते में लड़खड़ाता रहता है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव यही है, अगर हम लड़खड़ाते रहेंगे तो कभी इनके आगे निकल नहीं पाएंगे. इस पे गौर से सोचिए, ये एक बहुत चिंता का विषय है. आज भारत को ये कल्चर वॉर एक नहीं बल्कि 10 दिशाओं से लड़ना पड़ रहा है. पर मैंने आपको चाइनीज़ वॉर के बारे में इसलिए बताया क्योंकि हमारा फोकस हमेशा इस्लामिक टेरर वॉर की तरफ रहता है, और ऐसे में हम उभरते हुए भारत के सबसे बड़े दुश्मन को इग्नोर कर देते हैं. सो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए. आपने लगातार मुझे बहुत सपोर्ट और प्यार दिया है, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ा है. मैं आपसे फिर से अपील करता हूँ कि आप चाहें तो हमारे वॉलंटियर रिसर्चर बन सकते हैं. आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं. अगर आप चाहें तो हमें पैसा डोनेट कर सकते हैं. और मैं आज ख़ास तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ. ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है मेरे कहने पे ये बनाई दृष्टिकोण.com ने, और इसी तरह से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में हमारा हाथ बटा सकते हैं. कृपया हमें डोनेशन देते रहिए. मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ कि अभी तक तो मैं सिर्फ सैटरडे को ये एपिसोड करता था, पर अब धीरे धीरे मैं वीकडेज़ में भी आपको ट्रेंडिंग इश्यूज़ पे, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग इश्यूज़ हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल और एक निडरता, फियरलेस से भरी हुई ब्रूटली ऑनेस्ट रिपोर्ट लेके आने की कोशिश करूंगा. तब तक के लिए धन्यवाद. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट एंड जय हिंद.